चलो चले मुसाफिर मंजिल की ओर, क्यों थकते हो रास्ते में। जीत गए तो सिकंदर, वरना हम सफर के शायद तो है ना। तो चलिए, इसी उमंग के साथ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो की अगर बात करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रंजीत सिंह के बारे में पढ़ रहा था, ठीक है। और आज हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कल का जो वीडियो था थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी फायदा हो जाए और आपको भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हमने देखा था कब कि ये रंजीत सिंह जो संबंधित थे ये सुकरचकिया मिल से संबंधित थे, ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ था तो बोलिए कि 1780 ईस्वी में हुआ था। ये शुक्र मिसल के स्थापना किसने किया था, यानी संस्थापक कौन थे तो बोलिए कि चरत सिंह थे, ठीक है। ये रंजीत सिंह का जन्म हुआ था तो इनके पिता का नाम क्या था तो बोलिए कि महासिंह था, ठीक है। और इसी के दरमियान में क्या होता है कि 1792 ईस्वी में क्या करते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि इनका जो पिता थे उनका क्या हो चुका था, मृत्यु हो चुका था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि अफगान का एक शासक था, कौन सा, जमान शाह, ठीक है। ये जमान शाह क्या करता है, ये पंजाब क्षेत्र पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और जब लौट रहा था तो उसका जो तोप था वो तोप इसको नदी में गिर जाता है, यानी किसका, जमान शाह का जो तोप था वो नदी में गिर जाता है। फिर उसके बाद यही तोप को निकलवा करके रंजीत सिंह किसे देते हैं, जमान शाह को देते हैं। और जमान शाह इससे काफी प्रसन्न हो जाता है और उसके बाद में क्या करता है कि 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करने के लिए आज्ञा दे देता है कि जाओ तुम लाहौर पर अधिकार करो, यानी शासन करो। तो 1799 ईस्वी में लाहौर पर ये अधिकार कर लेते हैं, कौन, महाराणा रंजीत सिंह। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि ये 1805 ईस्वी में क्या करते हैं कि 1805 ईस्वी में अमृतसर को किससे छीन लेते हैं, भंगी मिसल से। भंगी मिसल क्या था, हमने बताया था कि सिख का जो क्षेत्र था ना वो कई कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, ठीक है। और उस छोटे छोटे जो क्षेत्रों में बटा हुआ था उसी छोटे छोटे क्षेत्रों को मिसल बोल रहे थे, ठीक है। जिसमें से एक मिसल कौन था तो सुकरचकिया मिसल था, एक और मिसल कौन था, भंगी मिसल था। ऐसे ऐसे कितने मिसल थे, 12 मिसल थे। और वही भंगी मिसल में एक अमृतसर शहर पड़ रहा था। तो कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अमृतसर शहर का स्थापना किसने करवाया था, कौन से सिख गुरु थे, ठीक है। तो ये 1805 ईस्वी में अमृतसर को क्या कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। और लाहौर को राजधानी बनाते हैं, क्या, प्रशासनिक राजधानी बनाते हैं। और फिर ये अमृतसर को क्या करते हैं, ये धार्मिक राजधानी बनाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। तो 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि, यानी अमृत की बात कर रहे हैं। तो अमृत क्या तुरंत मिल जाएगा, मिनटों भर में मिल जाएगा तो बोलिए कि नहीं, उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कौन था, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो का दूत था, यानी किसको भेजे थे अमृतसर की संधि के लिए, तो एक तरफ रंजीत सिंह थे और एक तरफ कौन था, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। यहां तक हमने देखा था। क्यों हुआ था अमृतसर की संधि, वो हमने सब देखा था, ठीक है। फिर जो उससे रिलेटेड बात आएंगे फिर हम आगे चलते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पिछले क्लास का था ताकि आपको समझने में थोड़ा सा कड़ी को जोड़ने में मदद मिले। और देखिएगा, कहानियां जब आपको याद रहेंगे ना तब क्या होते हैं कि एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि आपको आते हुए रहेंगे बट एग्जाम में भूल जाते हैं। तो यही चीज है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के सिलसिले से क्या होता है ना कि जैसे में आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब जो 4 ऑप्शन होते हैं तो कई जो होते हैं रट्टू मल तोते होते हैं, रट्टू मल तोते जिसको बोलते हैं केवल रटना है। 40-50 क्वेश्चन वो भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बनाते हैं। लेकिन रिजल्ट होता है यही 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बनाने। 5 क्वेश्चन आप ज्यादा बना दीजिएगा ना तो आप उससे आगे हो जाइएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तब क्या होते हैं ना कि क्वेश्चन जो होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि अच्छा नहीं आ रहे हैं ना, या सुना सुना जैसा लगेगा, तो वही ऑप्शन इलिमिनेट जब कीजिएगा ना, यही कहानियां जब याद रहेगा ना कि अच्छा ये तो नहीं था, ये हो ही नहीं सकता है, तब फिर उसके बाद आप ऑप्शन पर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जो आंसर वाला ऑप्शन है ना उस पर आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन को काटते चलेंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, ऐसे, ठीक है। तो कई हजार बच्चों से आप आगे चल जाइएगा, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे आगे बढ़ने में हम क्या देखते हैं कि जिसमें आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि देखिएगा ये हमारा इंडिया है ना इंडिया। और इस समय यहाँ पे एक शासक था, यानी जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे कौन राज कर रहा था, तो बोलिए कि शाह शुजा। ये शाह शुजा था। ये शाह शुजा जो था ना, ये अब्दाली का क्या था, पोता था। ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली जो था, ये 1748 ईस्वी में जो इंडिया पर आक्रमण किया था, तो उसका ये क्या था, पोता था। पोता यानी समझ रहे हैं ना, बेटा का बेटा। अब ये शाह शुजा को क्या करता है, मोहम्मद शाह एक व्यक्ति है, ये मोहम्मद शाह इसको हटा देता है। ठीक है, ये मोहम्मद शाह इसको क्या कर देता है, हटा देता है, यानी गद्दी से भगा देता है। और शाह शुजा जो है, ये शाह शुजा किसके पास पहुंचता है, तो यहाँ पे अभी कौन है शासन कर रहा है ये इस क्षेत्र पर, तो बोलिए कि रंजीत सिंह है। ठीक है, अब ये रंजीत सिंह के पास क्या करता है कि शाह शुजा आता है। ठीक है, तो अब खुद बोलिएगा कि आया क्यों है, तो बोलिए कि आया है हमको सहायता के लिए। सहायता में क्या सहायता करेगा, सहायता यही करवाना है ना ये शाह शुजा का, कि तुम ना हमें क्या करो, यानी आप रंजीत सिंह को बोल रहा है कि आप हमें गद्दी को प्राप्त करने में मदद कीजिए, और बदले में हम आपको क्या करेंगे, क्योंकि फ्री का तो कुछ होता नहीं है। और बदले में ये क्या देता है, कोहिनूर हीरा देता है। ठीक है, कोहिनूर हीरा दे करके सहायता प्राप्त। तो यहाँ पे अगर कोहिनूर हीरा लिख देते हैं, कोहिनूर हीरा देकर क्या करता है, देकर सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, अब कई बच्चों को समझ में ये नहीं आएगा कि कोहिनूर हीरा इसके पास कैसे आया। तो देखिएगा कोहिनूर हीरा के जो कहानियां हैं वो हम एक बार फिर से पीछे लेकर के चलते हैं। पीछे लेकर के चलते हैं तो देखिएगा हमने बताया था क्या कि 1739 ईस्वी में किसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का। ठीक है, ये नादिर शाह जो आक्रमण करता है, उस समय मुगल का राजा कौन था, यानी दिल्ली में कौन बैठा हुआ था, तो बोलिएगा कि रंगीला बादशाह। ये रंगीला बादशाह इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसका लड़कियों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा था। ठीक है, रंगीला मिजाज का था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, अब इसी के दरम्यान में 1739 ईस्वी में नादिर शाह क्या करता है, आक्रमण करता है। और यही टाइम क्या करता है कि कोहिनूर हीरा जो था, ये कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जिस पर क्या करता था, राजा बैठता था, ये कुर्सी इस तरह से होते थे, इस पर बैठता था, वो उसको क्या कर देता है, ये लेकर के अपने अपने साथ चला जाता है और काफी सारा रुपया लेकर के जाता है। और उसके बाद में ये नादिर शाह के पास में भी कोहिनूर हीरा है। अब ये नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये कोहिनूर हीरा जो पहुंच जाता है, ये अहमद शाह अब्दाली के पास में चला जाता है। अब देखिएगा यही पे माजरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ के चला गया, देखिए किसके, मुगल वंश से किसके पास चला गया, देखिएगा मुगल से किसके पास गया, नादिर शाह के पास गया। अब ये नादिर शाह से अहमद शाह अब्दाली के पास में गया। ठीक है, अब ये अहमद शाह अब्दाली के पास में तो अभी है, क्योंकि अब उसी का वंश का ना पोता है कौन, शाह शुजा। अब ये शाह शुजा किससे दे देता है, रंजीत सिंह को दे देता है, यानी फिर अब ये इंडिया में आ चुका है, यानी कोहिनूर हीरा अब किसके पास में आ चुका है, इंडिया में। अब समझ में आ गया कोहिनूर हीरा का मामला। अब ये कोहिनूर हीरा दे देता है किसको, रंजीत सिंह को देता है, और बदले में क्या करता है कि आप हमें सहायता प्रदान करो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तरीका से समझ में आ गया है। अब हम क्या देखते हैं कि ये रंजीत सिंह जो है, ये रंजीत सिंह देखते देखते कई सारे क्षेत्रों को अपने में क्या कर चुके थे, मिला चुके थे। जैसे में क्या क्या हो गया था, पेशावर। ठीक है, पेशावर को अपने क्षेत्र में मिला लिया, फिर उसके बाद में मुल्तान को मिला लिया, फिर उसके बाद में कश्मीर को मिला लिया। ऐसे कई बड़े क्षेत्र जो थे अपने राज्य में क्या कर चुके थे, मिला चुके थे। और अंग्रेज को शक्ति नहीं है कि इन्हें क्या कर सके, रोक सके। क्यों, इसलिए नहीं रोक सकता था अंग्रेज, क्योंकि इस टाइम में क्या था, अब हम थोड़ा सा मिटा देते हैं चीज ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, आगे हम लिखेंगे। इसलिए अंग्रेज इसे नहीं रोक पा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि जैसे में आपकी जब शक्ति बढ़ती है ना, तब बगल वाले जो राज होते हैं ना, उनको टेंशन होना लाजमी है। लाजमी इसलिए है क्योंकि अगर ये शक्तिशाली हो जाएगा तो हम पे भी आक्रमण कर देगा। ठीक है, कर देगा ना। अब यही बात था कि ये सब क्षेत्र को क्या कर चुका था, ये महाराणा रंजीत सिंह जो थे अपने क्षेत्र में मिला करके ये अपने साम्राज्य को तेजी गति से बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब जब तेजी गति से बढ़ा ही रहे थे,
तो एक व्यक्ति है, कौन है, विक्टर जाकमा। कौन है व्यक्ति, तो विक्टर जाकमा है, ठीक है, विक्टर जाकमा। ये विक्टर जाकमा कहते हैं ना, विक्टर जाकमा कहते हैं कि ये महाराणा रंजीत सिंह जो है, ये महाराणा रंजीत सिंह नेपोलियन बोनापार्ट के जैसा है, ठीक है। यानी क्योंकि कई सारे क्षेत्र को ये अपने में मिलाते चल रहे थे, यानी तेज गति से बढ़ते चल रहे थे जीत करके। तो इसकी तुलना, यानी महाराणा रंजीत सिंह की तुलना कौन कर रहे हैं, ये विक्टर जाकमा। ये विक्टर जाकमा किससे तुलना करते हैं महाराणा रंजीत सिंह का, तो महाराणा रंजीत सिंह का तुलना करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है कि महाराणा रंजीत सिंह का नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किसने किया था, तो ये कौन किया था, विक्टर जाकमा। ये कहाँ का था, तो ये बोलिएगा कि फ्रांस का था। कहाँ का था, तो ये फ्रांस का था। विक्टर जाकमा तुलना किससे करता है, तुलना करता है किससे, तो बोलिएगा कि नेपोलियन से, ठीक है, और नेपोलियन से करता है। और क्या यहाँ पे पढ़ किसके बारे में रहे हैं, रंजीत सिंह के बारे में, तो किसके बारे में तुलना करेंगे, रंजीत सिंह के बारे में। कोई दिक्कत, ठीक है। शॉर्ट नोट जो आप बनाइएगा ना, शॉर्ट नोट इस तरीके से बनाइए ताकि आपको, अब क्या होता है ना बच्चे की सब लिखते चलेंगे, तो तुम शॉर्ट नोट थोड़ी नहीं बनाया, शॉर्ट नोट ऐसे थोड़े नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर तो तुमने एक नया किताब तैयार कर दिया है। अब क्या होता है कि अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है, कब, तो बोलिए कि 1839 ईस्वी में अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी। अब इनकी 1839 ईस्वी में क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अब जब मृत्यु हो चुकी है तो इनके बाद में इनका बेटा क्या करेंगे, गद्दी पर बैठेंगे। तो इनके बाद में इनका बेटा कौन है, तो बोलिए कि खड़क सिंह, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये कहानी याद है ना। तो खड़क सिंह क्या करते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं, यानी पिता की मृत्यु जब हो जाती है, यानी रंजीत सिंह का मृत्यु जब 1839 ईस्वी में हो जाता है, तब गद्दी पर कौन बैठ रहे हैं, तो यही बैठ रहे हैं, कौन, खड़क सिंह। अब खड़क सिंह क्या होता है कि जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं तो उनके परिवार में और जो मंत्रीगण जो थे आपस में क्या करते हैं, गुटबंदियां चालू हो जाती है। किस लिए, कि हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे, ठीक है। और ये खड़क सिंह जो थे, दूरदर्शिता इनके पास में नहीं था, यानी उतने अच्छे शासक ये नहीं होते हैं, ठीक है। और ये गुटबंदियों का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद में इनका बेटा बनता है नैनीहाल सिंह, ठीक है। और नैनीहाल सिंह भी क्या होते हैं, गुटबंदी का शिकार हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। उनको भी हत्या कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में बनते हैं कौन, शेर सिंह। अब शेर सिंह भी क्या होते हैं कि गुटबंदी का शिकार हो जाते हैं, और ये भी चले जाते हैं, इनको भी हत्या कर दिया जाता है। तो वो सब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, जो पूछे जाएंगे वो हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब शेर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर शेर सिंह के बाद में कौन बनते हैं, रंजीत सिंह का छोटा बेटा कौन है, तो यही छोटा बेटा कौन, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानियां होती चले। अब किनकी मृत्यु हो चुकी है, शेर सिंह की। तो शेर सिंह की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनका छोटा बेटा कौन है, तो बोलिएगा कि दलीप सिंह। अब ये दलीप सिंह क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। अब ये दलीप सिंह कब बैठते हैं, तो बोलिएगा कि 1843 ईस्वी में दलीप सिंह क्या करते हैं कि गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। अब जब दलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो ये अल्पवयस्क हैं। अल्पवयस्क कहने का मतलब क्या, ये वयस्क नहीं है, ठीक है, यानी अभी बच्चा ही है। तो क्या ये शासन कर पाएंगे, तो बोलिए कि नहीं, जब बच्चा है तो उसे कैसे शासन कर पाएगा। तो इनकी माँ है, इनकी माँ कौन है, तो इनकी माँ है जिंद कौर, ठीक है। ये जिंद कौर क्या बनती है, संरक्षिका बनती है। संरक्षिका करने का मतलब क्या, संरक्षिका। संरक्षिका मतलब कि संरक्षक यही बनती है, सारे काम धाम यही देखती है। नाम सिर्फ किनका रहता है, दलीप सिंह का नाम। जैसे में घर में होते ना है कि नाम सिर्फ दादाजी का होगा, काम सब पापा करते हैं, होते हैं ना, उसी हिसाब से ये है कि जिंद कौर क्या है, संरक्षिका है, सब काम धाम यही करेगी, लेकिन नाम किसका है, कि महाराजा कौन है, दलीप सिंह है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कहानियां में ट्विस्ट आने वाला है। कहानियां में क्या ट्विस्ट आने वाला है, सो देखिएगा। क्या ये सब अच्छे शासक साबित हो रहे हैं, तो बोलिए कि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि देखिएगा 1839 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह का मृत्यु होता है। फिर उसके बाद खड़क सिंह भी चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका बेटा नैनीहाल सिंह है, वो भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद
ये मंझला भाई बनता है। मंझला भाई कौन बनता है? शेर सिंह, ये भी चले जाते हैं। यानी 3-4 व्यक्ति क्या होते हैं कि 4 साल में चले जाते हैं। यानी अच्छे शासक की कमी है, और अच्छे शासक की कमी है। फिर उसके बाद में कौन बन रहे हैं? दिलीप सिंह बन रहे हैं। और दिलीप सिंह भी क्या है? अल्प वयस्क है, यानी बच्चा है ये। अब क्या होती है कि याद आपको है ना अमृतसर की संधि, याद है ना? और अमृतसर की संधि हम एक बार फिर से बताते हैं कि ये क्या है, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। यहाँ पे सिंधु है और यहीं से क्या होते हैं कि सतलज नदी है, ये सतलज नदी फिर यहाँ आकर के मिल जाती है सिंधु में, मिलती है ना? ठीक है, यहाँ तक तो देखा है। अब क्या था कि ये सतलज नदी के पूरब वाले जो क्षेत्र थे सॉरी, सतलज नदी के पूरब वाले जो क्षेत्र थे ये किसे दिया गया था? अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेज को। और इधर वाले क्षेत्र किसे था? महाराणा रंजीत सिंह का। ठीक है, अब ये यहां तक तो सही है। अब थोड़ा सा कहानियां हम पीछे लेके चलते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमारा इंडिया का रफ मैप लेते हैं। ठीक है, मराठा को कब लपेट चुका था? तो 1818 ईस्वी में अंग्रेज का क्या कर चुका था? अपने साम्राज्य में मिला चुका था। फिर बंगाल को तो हमने देखा ही था, बंगाल ये सबको तो देख लिया था। ठीक है, ये बंगाल को देखा था। फिर उसके बाद में अवध को भी देखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, कर्नाटक में हमने देखा था। फिर उसके बाद मैसूर का भी देखा था। अगर कुछ कुछ बाकी इसमें है वो सब पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इसमें हमने मैसूर का नहीं पढ़ाया, लेकिन कर्नाटक का तो पढ़ाया था ना। कर्नाटक को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। यानी इतने क्षेत्र पर यह क्या कर चुका है? अभी कब्जा कर चुका है, और ये क्षेत्र अभी क्या हुआ है? बचा हुआ है। अब ये फिराक में था कि इसको भी किसी न किसी तरह हम लपेटते हैं। कौन? अंग्रेज फिराक में था, यानी मौका की तलाश में ही था। मौका की तलाश में क्या था कि कब हमें मौका मिलता है कि हम इसको क्या कर अपने साम्राज्य में मिला लें। यानी जो ये क्षेत्र जो देख रहे हैं सिख का पंजाब वाला क्षेत्र, इसे हम कब अपने क्षेत्र में मिला लें। अब ये मौका इसे जल्द ही मिल जाता है। ठीक है, अब इसे मौका कब मिल जाता है? तुरंत ही मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? सो देखिएगा, अब ये इस साइड वाले कौन है? इस साइड वाले किसके क्षेत्र में है? तो अंग्रेज का क्षेत्र है। अब ये दलीप सिंह की सेना जो है ये सतलज के पार का कर देती है, आक्रमण कर देती है। और जब आक्रमण कर ही देती है, और यही तो मौका के फिराक में था कि तुम हमें एक मौका दो और हम तुमको रगड़ डालेंगे, और यही अंग्रेज करता है। ये क्या करता है कि फिर इसके बाद में जब हमला कर देता है इस साइड में, सतलज के पूर्व वाले साइड में, तब अंग्रेज और इस सिख के बीच में क्या होती है? युद्ध होती है। ठीक है, क्यों युद्ध करता है? क्योंकि इसको तो बहाना मिल गया अंग्रेज को कि तुम हमारे क्षेत्र में काहे को हमला किया, बहाना मिल गया ना। तो अब यही एक युद्ध होती है। उस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है? तो अब ये मिटा देते हैं, समझ में आ गया। उस युद्ध का नाम क्या दिया जाता है? तो उस युद्ध का नाम दिया जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, क्या होता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो बताइए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता कब है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता कब है? तो बोलिए कि 1845 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होती है कि दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। और जब लड़ाइयां स्टार्ट होती है और काफी कमी समय की बात है, कमी समय में क्या होता है कि सिख की जो सेना होती है ये बुरी तरह पराजित हो जाती है। यानी सिख क्या होते हैं? सिख हार जाते हैं। और जब सिख हार जाते हैं तो फिर इसके बाद में लाहौर की संधि के लिए ये क्या कर देता है? अंग्रेज विवश करता है कि तुम हमारे साथ लाहौर की संधि करो। और यही 1846 ईस्वी में क्या होती है? लाहौर की संधि होती है। ये लाहौर की संधि होती है, और लाहौर की संधि के तहत में क्या होता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? तो यही लाहौर की संधि है, उसके तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। अब आपको दिमाग में ये बात उठना भी चाहिए कि लाहौर की संधि में बातें क्या होती है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं उसी को संधि बोला जाता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? संधि। संधि मिलन के बाद समझते हैं ना। तो यहाँ पे संधि नहीं संधि है,
ठीक है, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लाहौर की संधि में बात क्या हुई थी, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना। तो हाँ बिल्कुल देखते हैं। तो लाहौर की संधि में क्या था ना कि जो तुमने हमारे क्षेत्र पर हमला किया था उसका तुम सबसे पहले हर्जाना भरो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम हर्जाना नहीं भरोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले ये हर्जाना भरवाता है, ठीक है, यानी जुर्माना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सिख के पास में जो सेना थी ना, वो सिख के पास में जो सेना को क्या कर दिया गया, कटौती कर दिया गया कि तुम ज्यादा सेना नहीं रखोगे। सेना को क्या कर दिया, कटौती कर दिया गया, ठीक है। और जो कई सारे क्षेत्र है, नर्मदा ये सब के जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र किसे दे दिए गए, अंग्रेज को दे दिया गया, ठीक है। अब एक बात और रहता है कि कश्मीर के मामला पर जो कश्मीर अभी किसके पास में था, ये जो रंजीत सिंह के पास में था, ये कश्मीर के मामला पर ये जो सिख जो है, ये सिख जो क्या थे, सहमत नहीं थे। किसके, जो लाहौर का संधि हुआ था उसके तहत कश्मीर के मुद्दा पर ये सहमत नहीं थे। यानी इनको लग रहा था कि तुम ना हमारे साथ बेईमानी किया है, जबरदस्ती किया है। अपने संधि क्या होती है, दोनों की मर्जी को माना जाएगा, ठीक है। और तुमने ना ये सिख इल्जाम लगा रहे हैं कश्मीर वाले मुद्दा पर कि तुम ना हमारे साथ में जबरदस्ती किया है, ठीक है। कश्मीर वाले मुद्दा पर यह सहमत नहीं था। लाहौर का जो संधि हुआ था कश्मीर के मामले में, क्योंकि अंग्रेज जो था ये गुलाब सिंह को क्या कर दिया था, कश्मीर को बेच दिया था, ठीक है। और इसीलिए ये सिख जो थे, ये सिख नाखुश थे, ठीक है। तो अब क्या होती है कि जब नाखुश थे तो अब ये ही कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ ही महीनों के बाद में क्या होती है कि एक बहरावल की संधि होती है, ठीक है। बहरावल, ये बहरावल की संधि होती है। और ये बहरावल की संधि कब हो रही है, कुछ ही महीनों के बाद 1846 ईस्वी में होगा। अब ये बहरावल की संधि होती है, तो बहरावल की संधि के तहत जो मां कौन थी, जिंद कौर, ये जिंद कौर क्या थी, संरक्षिका थी। अब ये संरक्षिका को हटा दिया जाता है यानी संरक्षिका को क्या कर दिया जाता है, संरक्षिका का जो पद था, ये पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि अब कोई संरक्षिका नहीं बनेगा। अब कौन रहेगा, डायरेक्ट दलीप सिंह क्या करेंगे, शासन कर सकते हैं कि कुछ अब बड़े हो गए। ये अंग्रेज ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब ये इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इनको जब हटा दिया जाता है, सॉरी, ठीक है, और वजीर किन्हें बनाया जाता है, तो लाल सिंह। तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनको हटा करके यूपी में पेंशन भोगी बना जाता है, पेंशन भोगी बना दिया जाता है। पेंशन यानी पेंशन तुमको हम देंगे, और पेंशन देने के बाद में इनको कहां भेज दिया जाता है, यूपी भेज दिया जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोच करके देखिएगा, यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या लाहौर की संधि जब हुई थी तो क्या उस समय सिख खुश था, तो बोलिए कि नहीं, सिख तो बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम ना ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है उससे हम सहमत है ही नहीं। तो अब जस्ट ही बाद में क्या होती है कि एक बार भैरवल की संधि हो जाती है, ठीक है। और भैरवल की संधि में क्या हो जाता है कि जो संरक्षिका जो थी जिंद कौर, उसको हटा देता है। तो अब बोलिएगा ये सिख के लिए अपमान है कि नहीं, तो बोले कि हाँ बिल्कुल अपमान है, क्योंकि सारा का सारा अपने पक्ष में अंग्रेज काम कर रहा था, ठीक है। संधि में वो होता है कि दोनों की बातों को मानना, लेकिन अंग्रेज तो अपने पक्ष में कर रहा था। इस सिख को बेइज्जती महसूस हो रहा था, ठीक है। और जब बेइज्जती महसूस होगा तब लड़ाइयां तो आम बात है, होगी ना। और यही कुछ ही समय के बाद, यानी 3 साल के बाद में क्या होती है कि किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज और सिख के बीच में लड़ाइयां हो जाती है, ठीक है। किसके लिए, क्योंकि भैरावल की संधि और लाहौर की संधि जो किया है वो हमारे लिए अपमान है। इसी का बदला लेने के लिए ये लड़ाइयां स्टार्ट कर देता है, और उसी का नाम पड़ जाता है द्वितीय आंग्ल आंग्ल क्या सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब स्टार्ट होता है, तो 1848 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है। देखिए कई बच्चे ना इसको रटने की कोशिश करते हैं, तो रट तो जाइएगा, लेकिन जब कहानियां नहीं याद रहेगा ना तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए चलिए और आपको काफी आसानियां होगा याद करने में, ठीक है, और बनाने में भी। अब 1848 ईस्वी में किसकी होती है संधि, लड़ाई होती है, तो अंग्रेज से लड़ाई होती है सिख के बीच में, जिसे नाम क्या दिया जाता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी क्या होता है कि ये सिख की सेना बुरी तरह पराजित हो जाती है, यानी सिख जो होता है हार जाता है। और हारने के बाद में ये क्षेत्र को किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। क्योंकि जब हार ही गया तो बचा क्या, तो अंग्रेज का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है।
अब जो ये पंजाब वाले जो रीजन है, ये पंजाब वाले रीजन पर अधिकार किसका हो गया? तो अंग्रेज का अधिकार हो गया। और इससे पहले की बात करते हैं तो इससे पहले ही ना, तो 1843 ईस्वी में ही क्या कर चुका था ये अंग्रेज? तो 1843 ईस्वी में ही सिंध को क्या कर चुका था? सिंध को जीत चुका था, सिंध को जीत लिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये 1848 से 49 ईस्वी के बीच में जो लड़ाइयां होती है, उसमें क्या कहता है, अंग्रेज जो है ये सिख का जो क्षेत्र, पंजाब वाले जो पूरा क्षेत्र था, वो सभी को अपने अधिकार में ले लेता है, यानी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तब पूछा जाएगा कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्योंकि ठीक है कि 1833 ईस्वी का जो एक्ट आता है, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर देता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। 22 तो 1858 ईस्वी में होगा। ठीक है। तो भारत का क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बोला कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो था, ये उस समय कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, जब संधिया होती है किसके किसके बीच में, क्योंकि जब हार गया है तो हार गया है तो संधि होगा। और फिर उसके बाद में महाराणा रंजीत सिंह को क्या करता है, ये क्या करता है कि शिक्षा के लिए, किसको लिए? महाराणा रंजीत सिंह के शिक्षा के लिए क्या करता है कि ये लंदन भेज दे देता है, लंदन भेजता है। तो किसे भेजता है? तो बोलिएगा कि दलीप सिंह को। किस लिए? तो इसे भेजा जाता है कि शिक्षा के लिए तुम जाओ और वहां पे तुमको काफी अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, जो पेंशन है वो हम आपको देंगे, 5 लाख का पेंशन इसको देता है पढ़ने के लिए। और ये जो इनके पास में क्या था, कोहिनूर हीरा जो था, जो रंजीत सिंह को मिला था। अब ये कोहिनूर हीरा जो था, अब ये कोहिनूर हीरा कौन ले लेता है? यही डलहौजी ले लेता है। अब यही डलहौजी जो है, इंग्लैंड की महारानी है, उसे उपहार के रूप में क्या देता है? कोहिनूर हीरा गिफ्ट करता है, और रानी काफी खुश होती है। तो हमने कोहिनूर हीरा का कहानियां भी देखा, जो कोहिनूर हीरा जो काफी बेशकीमती है, काफी खूबसूरत है कोहिनूर हीरा। आज भी मुद्दे छाए हुए रहते हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कोहिनूर हीरा के लेकर के। तो ठीक है। अब ये दलीप सिंह क्या होते हैं? दलीप सिंह कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। और वहां जाते हैं तो क्योंकि राजा थे, और राजा जैसे रहेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं है कि एक आम बच्चे की तरह रहेंगे। राजे के जैसे क्या जाते थे, कॉलेज में जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। ठीक है। तब वहां जो था ना, क्योंकि आम बच्चे के जैसे बिल्कुल नहीं रहते थे, इनको पेंशन तो मिल ही रहा था, तो पैसा की कमी नहीं था। तो अब क्या करते हैं कि ये दलीप सिंह को वहां इंग्लैंड में, क्योंकि राजे महाराजे की तरह पढ़ाई करने जाते थे। ठीक है। तो इंग्लैंड में इन्हें क्या के नाम दिया जाता है? ब्लैक प्रिंस। क्योंकि इंडियन काले होते हैं अंग्रेज की तुलना में, तो ब्लैक प्रिंस के नाम से किसे जाना जाता है? प्रिंस मतलब होता है ना राजकुमार। तो ब्लैक प्रिंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो बोले कि दलीप सिंह को जाना जाता है। ठीक है। तो वीडियो यहीं तक थे। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा या कोई अगर सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट अगर दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।